आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है RRM एकेडमी। आज हम लोग आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी ऑन एनवायरनमेंट, इस पाठ से हम लोग देखेंगे कि पिछले CTET में 2012 में 3 प्रश्न पूछे गए थे, 2013 में 1 प्रश्न पूछे गए थे, 2014 में 1 प्रश्न पूछे गए थे, 2015 में 1 प्रश्न पूछे गए थे तथा 2016 में 2 प्रश्न पूछे गए हैं। हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले आनुवांशिकता क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका आशय क्या है। आप सभी लोग जानते होंगे कि वंशानुगत गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण आनुवांशिकता कहलाती है। यानी किसी भी बच्चे में उसके माता पिता से जो गुण चले आते हैं वही गुण आनुवांशिकता कहलाती है। इसके माध्यम से बच्चों में मानसिक, शारीरिक और अन्य गुणों का स्थानांतरण होता है। हम लोग सब जानते हैं कि बच्चों में जो मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, उसमें माता पिता की बहुत बड़ी भूमिका होती है। उसके माता पिता से जो जीन प्राप्त होते हैं, आनुवांशिक गुण प्राप्त होते हैं, उसके कारण उस बच्चे में मेधा या शारीरिक विकास, शारीरिक गठन या शारीरिक सुंदरता या शारीरिक संरचना जैसी तमाम गुणों का विकास होता है। अब हम लोग देखते हैं शिक्षा शास्त्री H. पैटरसन और वुडवर्थ के अनुसार, शिक्षा शास्त्री जो थे H. पैटरसन और वुडवर्थ थे। H. पैटरसन और वुडवर्थ, उन्होंने बाल मनोविज्ञान पर बहुत सारे खोज किए थे और इस खोज में उन्होंने ये कहा था कि शारीरिक एवं मानसिक विकास जो होता है वो विशेषता माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होता है। यानी शारीरिक एवं मानसिक विशेषताएं माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना आनुवांशिकता कहलाती है। यह विचार थे जेम्स ड्रेवर का। आगे हम लोग देखते हैं वंशानुगत गुणों का प्रभाव। हर व्यक्ति रंग रूप, शारीरिक बनावट, मेधा आदि गुणों से अद्वितीय होता है। हम सभी जानते हैं कि दुनिया में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लोग हैं, उनके रंग रूप, शारीरिक बनावट, मेधा, ये इनके सभी के अलग अलग होते हैं। यानी कभी भी इनमें अंतर नहीं हो, मतलब एक तरह से कहा जाए समानता नहीं होती। एक व्यक्ति जो है वह दूसरे व्यक्ति से समान कभी नहीं होता। तो इस तरह से हम देखते हैं यह आनुवांशिकता के नियमों पर निर्भर करता है जो गर्भधारण से ही क्रियाशील हो जाते हैं। इसी समय से वैयक्तिक भिन्नता शुरू होने लगती है। ये परिवर्तनशील नहीं होते हैं तथा व्यक्ति के विकास एवं मूल स्वभाव को निर्धारित करते हैं। यानी वंशानुगत गुण जो है वह व्यक्ति के स्वभाव में, मूल स्वभाव में वो एक तरह से निर्धारित करने का काम करता है। इन्हीं गुणों द्वारा व्यक्ति की संरचना, कद, रंग, रूप और मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, स्मृति व चिंतन और दूसरी योग्यताओं का निर्माण होता है। यानी कहने का मतलब है कि आनुवांशिक गुण के कारण ही व्यक्ति में मानसिक योग्यताएं आती हैं। कोई बच्चा बचपन से ही काफ़ी तेज है और कोई बचपन से उतना तेज नहीं है। ये सारा का सारा जो है वह उस मानसिक जो उसकी क्रियाशीलता है, चाहे चरित्र है, चाहे बुद्धि है, वो सारा का सारा जो है वो एक तरह से मानसिक जो गुण है वो आनुवांशिक गुणों के कारण आता है। अब हम देखेंगे आगे इन्हीं गुणों द्वारा जो स्मृति है, चिंतन है या दूसरी योग्यताओं का बच्चों में विकास होता है। अब आगे है इसका प्रभाव शारीरिक बनावट, चरित्र और बुद्धि पर अलग अलग तरीके से पड़ता है। यानी शारीरिक जो है बनावट पर भी, मानसिक विकास पर भी, चरित्र पर भी, बुद्धि पर भी आनुवांशिक गुणों का प्रभाव पड़ता है। अब आगे हम लोग देखेंगे शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। तो शारीरिक लक्षण को देखते हैं कि कोई व्यक्ति जन्म से ही मोटा है, कोई व्यक्ति मतलब उसमें जो है उसका एक मतलब रंग जो है गोरा है या काला है, या उसके अंग प्रत्यंग का जो आकृति है उस पर जो है आनुवांशिक गुणों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बच्चों की शारीरिक आकृति, रंग, रूप, ऊंचाई, गठन इत्यादि के निर्धारण में वंशानुगत गुण का सम्यक प्रभाव पड़ता है। दूसरा है यह बच्चों की वृद्धि
एवं विकास को भी प्रभावित करता है। बच्चों की जो वृद्धि होती है और या विकास होता है, हम लोग वृद्धि और विकास में अंतर समझ चुके हैं, तो आनुवंशिक गुणों का प्रभाव जो है वह वृद्धि और विकास पर भी पड़ता है। तीसरा है संतान को माता पिता की ओर से अलग अलग 23 गुणसूत्र प्राप्त होते हैं। हम लोग जीव विज्ञान में पढ़ते हैं कि किसी भी व्यक्ति में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 23 जोड़े होते हैं। तो माता पिता से बच्चों को जो गुणसूत्र प्राप्त होते हैं वो जोड़ों में होते हैं, जिनकी संख्या मतलब एक तरह से कहा जाए तो 23 होते हैं। तो इसमें जिनमें असंख्य पित्रैक होते हैं, इन पित्रैकों के संयोजन में दोनों में से किसी भी पित्रैक कम या प्रबल होते हैं। गर्भस्थ शिशु में माता या पिता में जिसके पित्रैक वंशानुक्रम में अधिक प्रबल होते हैं, संतान में उसी के शील गुण अधिक हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जिस जीन की प्रबलता जो है ज़्यादा होती है, उस गुण का ही जो है स्थानांतरण, उसी गुण का संचरण होने लगता है। और चौथा है किन्हीं विशेष रंगों के लिए पुरुष और महिला में रंगों को पहचानने की अंधता अथवा किन्हीं विशिष्ट रंगों की संवेदना नारी में नर से अधिक हो सकती है। यानी कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए महिलाओं में जो है रंग पहचानने की जो संवेदना है वह पुरुषों से ज़्यादा होती है। अब यही कारण है, आप इसकी कल्पना करें, जब हम आज मान के चलिए कि जो रंग लिखते हैं, लाल है, ये पीला है, हरा है, ये आसमानी है, लेकिन एक ऐसा भी समय होता होगा जब कोई लिखित विवरण नहीं होगा। वो क्या होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम बच्चों को बताते थे कि ये लाल है। आज भी हम शिक्षा का यही जो है माध्यम रखे हुए कि मौखिक रूप से हम बच्चों को जानकारी देते हैं। जैसे कोई बच्चा नवजात है, उसको हरा रंग का ज्ञान नहीं कि कौन सा ये रंग है, उसको हम बताते हैं ये हरा है, ये पीला है, ये नारंगी है। तो इस रंग को बताने में माता की भूमिका पिता से ज़्यादा होती है, क्योंकि रंगों के प्रति जो संवेदना है वो माँ में बहुत ज़्यादा होती है, पिता में वो संवेदना थोड़ी कम होती है। चौथा है, हम जानते हैं कि जिन्स जोड़ों में अवस्थित होते हैं, प्रखर और प्रतिगामी। जिन्स जो होते हैं वो जोड़ों में होते हैं, एक प्रखर होता है, एक प्रतिगामी होता है। किसी जोड़े में दोनों जिन्स प्रखर होंगे तो उस व्यक्ति में वह विशिष्ट लक्षण दिखाई देगा। यानी जिस प्रखर जोड़ा का जो है वो प्रबलता होगी तो वही जो है विशिष्ट लक्षण के रूप में बच्चों में दिखाई देगा। यदि एक जिन प्रखर हो और दूसरा प्रतिगामी, तो जो प्रखर होगा वही अस्तित्व में बना रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि बच्चों में वही गुण जो है दर्शाया जाएगा जिस जीन में प्रखरता होगी। प्रतिगामी जीन क्या करता है कि वो आगे संचरित हो जाता है। यानी उस दौर में प्रतिगामी जीन के गुण दिखाई नहीं पड़ेंगे, लेकिन उस पीढ़ी में संचरण हो जाएगा, पीढ़ी में अगला पीढ़ी में वो चला जाएगा और यह अगली पीढ़ी में अपने लक्षण प्रदर्शित कर सकता है। मान लीजिए उदाहरण के लिए किसी माता पिता का जो संतान है उसमें प्रखर जीन ही उस संतान को आया है, और मान लीजिए कि वो प्रखर जीन पिता में है कि वो पिता का मेधा बहुत ज़्यादा है, तो उस बच्चे में मेधा आ जाएगा। लेकिन प्रतिगामी अगर माता का जो जीन है वो प्रतिगामी है, जैसे मान लीजिए कि माँ मान के चलिए कि निगेटिव अप्रोच की है, तो हो सकता है कि उस बच्चे में तत्काल वो नेगेटिव अप्रोच नहीं आया, लेकिन हो सकता है उसकी अगली पीढ़ी में हस्तांतरित हो जाएगा। तो यही जो है प्रतिगामी जीन्स जो है वो उस समय मतलब वो प्रदर्शित नहीं होता है, लेकिन अगली पीढ़ी को हस्तांतरित हो जाता है। जो लक्षण दिखलाई देते हैं उन्हें समलक्षणी या फेनोटाइपिक कहते हैं। ये परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है कि जो जिन्स दिखलाई पड़ते, जो जिन्स जो है अपने गुणों का प्रदर्शन करते हैं वो समलक्षणी या फेनोटाइपिक कहलाते हैं। प्रतिगामी जिन्स अपने गुण नहीं दर्शाते हैं। प्रतिगामी जो जिन्स हैं वो अपने गुण नहीं दर्शाते हैं जब तक कि वे अपने समान जीन का जोड़ा नहीं बना लेते। ये लक्षण आगे संप्रेषित हो जाते हैं परंतु दिखाई नहीं देते हैं और यही जीनोटाइप कहलाते हैं। यानी जो आगे चले जाते हैं वही जीनोटाइप कहलाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे बुद्धि पर प्रभाव। यानी कहने का मतलब है कि बुद्धि पर इसका किस तरह से प्रभाव
आनुवांशिक गुणों का बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम लोग देख। बुद्धि का आशय बच्चों की सीखने, समायोजन, निर्णय लेने की क्षमता से होती है। यानी बुद्धि का मतलब है कि सीखने या किसी नए वातावरण में किस तरह से बच्चा एडजस्ट हो जाता है, समायोजित हो जाता है, ये सीखने की जो क्षमता है यह बुद्धि जो है प्रदर्शित करती है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री गोडार्ड के अनुसार मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाले होती है। इसको हम लोग परीक्षा की दृष्टि से याद रखें कि बराबर ये पूछता है कि मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती है, ये किन का कथन है? तो हम लोग इसको एकदम सही जवाब हो जाएगा, ये कथन है गोडार्ड का है। तो बच्चों में संवेगात्मक क्षमता का निर्माण, बच्चों में संवेगात्मक क्षमता का निर्माण उसकी मानसिक क्षमता के अनुकूल होता है और संतुलित संवेगात्मक विकास उसकी सभी तरह के विकास को प्रभावित करता है। और संतुलित यदि मान के चले किसी बच्चे में भय, ईर्ष्या, क्रोध, ये मतलब इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है कि उसका असंतुलित सांवेगिक विकास हुआ है। कोई बच्चा ज़्यादा चिड़चिड़ा है या ज़्यादा जिद्दी है, ज़्यादा वो भय में रहता है, तो संवेगात्मक जो विकास है उसका संतुलित नहीं हुआ, तो इस तरह से वो आगे के सभी विकास पर उसका असर पड़ेगा। अब आगे हम लोग चलते हैं कि आनुवांशिक गुणों का चरित्र पर कैसा प्रभाव पड़ता है। चारित्रिक प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑन कैरेक्टर, हम जान लेते हैं। सुप्रसिद्ध जो शिक्षा शास्त्री हैं वो, उनका नाम है डगडेल। बराबर पूछता है, डगडेल ने 1877 ईस्वी में ज्यूक नामक व्यक्ति के वंशजों का अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला कि माता पिता के चरित्र का प्रभाव उसके बच्चे पर स्पष्ट रूप से पड़ता है। इसको याद रख लेंगे। डगडेल ने 1877 ईस्वी में ज्यूक नामक व्यक्ति के वंशजों का अध्ययन किया और इससे निष्कर्ष निकाला कि माता पिता के चरित्र का जो प्रभाव है वो उसके बच्चे पर स्पष्ट रूप से पड़ता है। पर्यावरण या वातावरण का अर्थ और उसकी परिभाषा क्या है हम लोग जानेंगे। इससे पहले हम लोग जाने थे कि किस तरह से बच्चों पर जो है आनुवांशिक गुणों का प्रभाव पड़ता है। बच्चों पर आनुवांशिक गुणों का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है। अब हम लोग ये जानेंगे कि पर्यावरण या उसका सामाजिक जो वातावरण होता है उसका किस तरह से बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो पहले उसका अर्थ हम लोग जान लेंगे कि इसका अर्थ क्या है या आशय क्या है। तो पर्यावरण जो है हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे आसपास के चारों ओर फैले हुए आवरण को पर्यावरण कहा जाता है। यानी परि जो आवरण, परि का मतलब चारों ओर और आवरण का मतलब घेरा, तो हमारे चारों ओर का जो घेरा है, हमारे चारों ओर का जो वातावरण है, उस वातावरण को पर्यावरण कहा जाता है। उस चारों ओर का जो वातावरण है, जो जैसे मान के चलिए कि हमारे आसपास के जो पेड़ हैं, पौधे हैं, घर हैं, बाग हैं, बगीचा है, तालाब हैं, नहीं, ये सारे कुछ पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से हमारे जीवन पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आनुवांशिकता के समान ही यह बच्चों के विकास के विभिन्न आयामों पर असर करता है। कुछ मनोवैज्ञानिक इसे सामाजिक वंशानुक्रम भी कहते हैं। पर्यावरण को कुछ मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं, तो सामाजिक वंशानुक्रम भी कहते हैं। परीक्षा में पूछ सकता है कि सामाजिक वंशानुक्रम किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में ऐसा दे सकता है, तो हम लोग उसको लिखेंगे पर्यावरण को कहा जाता है। अब आगे एक और भी शिक्षा शास्त्री काफ़ी महत्वपूर्ण है और उनका नाम है एनास्टेसी। तो एनास्टेसी ने क्या कहा था, तो पर्यावरण वह चीज़ है जो व्यक्ति के जीवन के अलावा उसे प्रभावित करती है। यानी पर्यावरण वह चीज़ है, यानी हर वह प्रकार का चीज़ है जो व्यक्ति के जीवन के अलावा, माने व्यक्ति का तो जीवन उसका आंतरिक और उसका जो है वो आंतरिक जो क्रिया है वो जैसे हेरिडिटी है, लेकिन बाहरी जो चीज़ प्रभावित करते हैं वो तमाम चीज़ें उसका सामाजिक पर्यावरण हो चाहे भौतिक पर्यावरण हो, जो भी हो। इसके बाद हॉलैंड एवं डगलस का विचार हम लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि आपके सीटीटी में विभिन्न जो शिक्षा शास्त्री हैं उनके विचार बहुत अधिक पूछे जाते हैं। तो जीव जगत के प्राणियों के विकास, परिपक्वता, प्रकृति व्यवहार तथा जीवन शैली को प्रभावित करने वाले बाह्य और समस्त शक्तियों, परिस्थितियों तथा घटनाओं को पर्यावरण में सम्मिलित किया जाता है
और उन्हीं की सहायता से पर्यावरण का वर्णन भी किया जाता है। यानी कहने का मतलब जीव जगत के प्राणियों के विकास के से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो परिपक्वता हो, प्रकृति हो, व्यवहार हो, हमारी जीवन शैली हो, उसको प्रभावित करने वाले जो बाह्य कारक हैं, समस्त शक्तियाँ, चाहे परिस्थितियाँ, चाहे घटनाएं, ये सभी जो है सम्मिलित रूप से पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। अब जिसबर्ट के अनुसार, जिसबर्ट भी एक बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा विचार इसके संबंध में दिया। जो किसी एक वस्तु के चारों ओर से घिरे हुए हैं तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है, वह पर्यावरण होता है। पर्यावरण का बच्चों पर प्रभाव, इसको हम लोग देखेंगे। जो सबसे पहले जिसबर्ट ने क्या कहा था, जो किसी एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव भी डाल रहे हैं, वो पर्यावरण है। तो पर्यावरण का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला प्रभाव है शारीरिक संरचना पर प्रभाव। पहाड़ी क्षेत्रों की तुलना में मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का कद लंबा तथा गठीला होता है। आप देखेंगे कि पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले, जैसे सिक्किम के लोग हैं, या मान के चलिए कि पहाड़ी जो भी हिमालय तराई क्षेत्र में रहने वाले हैं, या दुनिया के किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जो कद है, आकार है, वो छोटा होता है। और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का कद जो है थोड़ा लंबा होता है और ये उनका बदन गठीला होता है। उसके बाद है मानसिक प्रगति पर प्रभाव। गॉर्डन नामक मनोवैज्ञानिक का मत है कि उचित मानसिक और सांस्कृतिक वातावरण नहीं मिलने पर मानसिक प्रगति जो है मंद पड़ जाती है। यानी गॉर्डन जो मनोवैज्ञानिक थे, उनका कहना था कि उचित मानसिक और शारीरिक सांस्कृतिक वातावरण यदि व्यक्ति को नहीं मिलता है, उसके कारण उसकी मानसिक प्रगति धीमी पड़ जाती है। अब आगे है कि बच्चों पर सर्वतोमुखी प्रभाव। बच्चों के सभी तरह की प्रगति पर इसका असर पड़ता है, चाहे मानसिक शारीरिक विकास हो, चाहे शारीरिक और संवेगात्मक विकास हो, सभी प्रभाव पर पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, सभी विकास पर। आगे है वर्ग या प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। कई ऐसे वर्ग होते हैं, कई ऐसी जातियां होती हैं दुनिया में जो मानसिक रूप से श्रेष्ठ मानी जाती है, बौद्धिक रूप से श्रेष्ठ मानी जाती है, या सामाजिक रूप से श्रेष्ठ मानी जाती है, लेकिन उनका भी प्रभाव जो है, उन पर भी प्रभाव पर्यावरण का पड़ता है। यदि उन्हें उपयुक्त पर्यावरण नहीं मिले, उपयुक्त सामाजिक वातावरण नहीं मिले, तो उनका यथेष्ट विकास नहीं हो पाता है। कोई भी आदमी है, आदर्श विचार है, आदर्श आचरण भी है, लेकिन उसको, उसके बच्चे को गलत परिवेश में रख दिया जाए या गलत पर्यावरण में रख दिया जाए, तो उस पर, उस पर्यावरण का इतना असर पड़ेगा कि उसका वो माता पिता का जो आदर्श है उस व्यक्ति में नहीं आ पाएगा। व्यक्तित्व पर असर। आनुवांशिकता की तुलना में पर्यावरण का प्रभाव किसी के व्यक्तित्व निर्माण में अधिक होता है। आगे है पर्यावरण से संबंधित घटक। तो भौतिक कारक है, इसमें भौगोलिक और प्राकृतिक स्थितियों का समावेश होता है। यानी जैसे मान के चलिए कि पहाड़ है, झरना है, या मैदानी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, ये सभी जो है भौतिक कारक में आते हैं। फिर आगे है सांस्कृतिक कारक। वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले समाज का विकास अधिक और अंधविश्वास रूढ़िवादी समाज का विकास संकुचित हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई समाज ऐसा है जिसमें रहने वाले लोगों का नज़रिया जो है वैज्ञानिक है, तो निश्चित रूप से उस समाज का विकास ज़्यादा होगा। कोई ऐसा समाज है जिसमें रहने वाले लोग जो है ज़्यादा अंधविश्वासी हैं, रूढ़िवादी हैं, पुराने विचारों को मानने वाले हैं, तो उसका विकास उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तीसरा है सामाजिक कारक। समाज के रीति रिवाज, रहन सहन, पारस्परिक अंतःक्रियाएँ, परंपराएं, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक कृत्य, ये सभी जो है बच्चों के विकास को प्रभावित करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी समाज में रीति रिवाज अच्छी नहीं है या बहुत अच्छा है, रहन सहन बहुत अच्छा है, तो वहाँ का निश्चित रूप से बहुत अच्छा विकास होगा। रहन सहन खराब है तो वहाँ के बच्चों का विकास खराब होगा। पारस्परिक अंतःक्रिया, यानी आपस में लोगों का सहयोग नहीं है, मनमुटाव है, झगड़ा द्वंद्व बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इस तरह के परिवेश से आने वाले जो बच्चे हैं उनका विकास उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा। उसके बाद है आर्थिक कारक। आर्थिक रूप से संपन्न समाज या परिवार अपने बच्चों को उचित सुविधाएं देते हैं जिससे उनका विकास सम्यक होता है। आप देखेंगे कि कोई समृद्ध परिवार है, कोई अमीर परिवार है, वो अपने बच्चों को शुरू से ही अच्छी व्यवस्था देते हैं, अच्छा परिवेश देते हैं,
अच्छे शिक्षक के संपर्क में उसको रखते हैं, अच्छे लोगों के संपर्क में बच्चा रहता है, या अच्छे से अच्छे संस्था अच्छे से अच्छे संस्था में उसका नामांकन होता है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि उस बच्चे का विकास ज़्यादा होता है। वहीं पर देखते हैं गरीब परिवार के बच्चों को उतना संसाधन नहीं मिल पाता है, अच्छी किताबें नहीं मिल पाती है, अच्छे लोगों से संपर्क नहीं मिल पाता है, तो उस बच्चे का जो विकास है उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर क्या है कि आर्थिक कारक भी किसी बच्चे के विकास में बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं, और ये इनका अध्ययन कर हम शिक्षक जो हैं सो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उचित कार्य योजना बना सकते हैं। अब सवाल है कि हम इनका अध्ययन क्यों करते हैं? इनका अध्ययन हम इसलिए करते हैं कि कितना असर पड़ता है पर्यावरण का, कितना हेरिडिटी का, दोनों का समन्वय करते हैं और फिर ये निर्धारित करते हैं कि हम बच्चों का विकास किस तरह से कर सकते हैं, किस उम्र में उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से पाठ जो है हमारा यहीं ख़त्म हो रहा है। अब इस पाठ के अंत में आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए हम 10 प्रश्नों का सेट दे रहे हैं, और ये ऐसे प्रश्न हैं जो निश्चित रूप से इनका अभ्यास आप बार बार करेंगे तो आपको CTET में काफ़ी सहायता प्रदान करेंगे। जैसे हमारा पहला प्रश्न है कि किस शिक्षा शास्त्री का विचार है शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना आनुवांशिकता कहलाता है? किस शिक्षा शास्त्री का कथन है? तो आपको यहाँ पर जानना जरूरी है। आपका ऑप्शन भी दिया है। पहला ऑप्शन है H.A. पैटरसन एवं वुडवर्थ, दूसरा ऑप्शन है जेम्स ड्रेवर, तीसरा ऑप्शन है गोडार्ड, और चौथा ऑप्शन है आपको जिसवर्ट। आपको चारों ऑप्शन में एक चुनना है। कि फिर से एक बार दोहरा देते हैं, किस शिक्षा शास्त्री का विचार है शारीरिक और मानसिक विशेषताएं माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना आनुवांशिकता कहलाता है? ऑप्शन है H.A. पैटरसन एवं वुडवर्थ, बी है जेम्स ड्रेवर, सी है गोडार्ड, और डी है जिसवर्ट। आप इसको अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जो ऑप्शन है वो क्या है, तो जेम्स ड्रेवर है, यानी आपका सही उत्तर है जेम्स ड्रेवर। बी आपका ऑप्शन सही है। हम लोग आगे चलते हैं। जिस तरह से यानी बी में हम लोग टिक लगा दिए आपकी सुविधा के लिए, लेकिन वहाँ परीक्षा में आपको रंगना है। फिर दूसरा प्रश्न है कि शारीरिक लक्षणों के वाहक जीन के प्रकार हैं। पहला है प्रखर, बी है प्रतिगामी, सी है A और B दोनों, और डी है कोई नहीं। फिर से प्रश्न आपको दोहरा देते हैं। शारीरिक लक्षणों के वाहक जीन के प्रकार हैं। शारीरिक जो लक्षण है उसको वाहक जो जीन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, यानी उसका नाम क्या है? तो आपकी सुविधा के लिए ऑप्शन है कि A में प्रखर, B में प्रतिगामी, C में A और B दोनों, और D है कोई नहीं। तो फिर से एक बार आपको बता दें, इसका ऑप्शन है A प्रखर, B प्रतिगामी, C है A और B दोनों, और D है कोई नहीं। तो इसका जो है आपको सुविधा के लिए इसका आंसर हो जाएगा C, A और B दोनों। आपकी सुविधा के लिए C में हमने टिक भी लगा दिया, तो A और B दोनों। इस तरह से आगे हम लोग फिर बढ़ जाएंगे। तीसरा प्रश्न है, किस शिक्षा शास्त्री का विचार है मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती है? यानी ऑप्शन है आपका A में गोडार्ड, B में है जेम्स ड्रेवर, C में है पियाजे, और D में है एनास्टेसी। A में गोडार्ड, B में जेम्स ड्रेवर, C में पियाजे, और D में एनास्टेसी। आप विचार करें इस पर। निश्चित रूप से तीसरा का जो है आपका सही आंसर है A, गोडार्ड, यानी इस पर हम लोग टिक लगा लें। यानी आपका सही जो आंसर है वो गोडार्ड है। किस शिक्षा शास्त्री का विचार है मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती है? तो 3 का A हो जाएगा आपका। फिर हम लोग चौथा, किन्हीं विशेष रंगों के लिए पुरुष और महिला में रंग को पहचानने की अंधता अथवा रंगों के प्रति संवेदना होती है?
यानी संवेदना क्या होती है। ए में नर में अधिक, बी में महिलाओं में अधिक यानी मादा में अधिक, सी में दोनों में अधिक, और डी है कोई सही नहीं। यानी कहने का मतलब है कि कौन नर ज़्यादा रंग पहचान लेते हैं या महिला ज़्यादा रंग पहचान लेते हैं। तो आप इसको बताया गया है, आप याद करें। तो चौथा का आपको क्या आंसर होगा, तो बी महिलाओं में अधिक है, यानी ये बी में हम लोग टिक लगा देंगे। फिर पांचवा है डैश को अधिगम की योग्यता, समायोजन योग्यता, निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि के रूप में निरूपित किया जाता है। यानी खाली स्थान में क्या भराएगा, ए में बुद्धि, बी में स्वभाव, सी में नैतिकता और डी में पढ़ाई। अब थोड़ा सा चिंतन पर जोर डालें, इसको भी बताया गया है। तो इसमें सही क्या जवाब होगा, सही जवाब होगा बुद्धि, यानी ए इसका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। फिर हम लोग आगे चलें। अब छठा प्रश्न, छठा है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार माता पिता के चरित्र का प्रभाव भी उसके बच्चे पर पड़ता है। यानी ए ऑप्शन है इसका हॉलैंड एवं डगलास, बी ऑप्शन है डगडेल, सी है जिसबर्ट और डी है एनास्टेसी। तो किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार माता पिता के चरित्र का प्रभाव भी उसके बच्चे पर पड़ता है। ए में हॉलैंड एवं डगलास, बी में है डगडेल, सी में है जिसबर्ट और डी में है एनास्टेसी। बिल्कुल आप लोग सही जवाब पर आए। छठा का जो है आपको हो जाएगा बी, छठा का बी डगडेल, यानी डगडेल जो है हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग सातवां पर आते हैं। सातवां प्रश्न का है कि एक अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति के पुत्र को ऐसी जगह छोड़ दिया जाए जहां शैक्षिक और सामाजिक वातावरण अच्छा नहीं हो, तो उसका अपने माता पिता की तरह अच्छा बनना संभव नहीं होगा। किस प्रभाव का द्योतक, इसकी भी चर्चा हो चुकी है। एक बार फिर से दोहरा दें कि अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति के पुत्र को ऐसी जगह छोड़ दिया जाए जहां शैक्षिक और सामाजिक वातावरण अच्छा नहीं हो, तो उसका अपने माता पिता की तरह अच्छा बनना संभव नहीं होगा। किस प्रभाव का द्योतक है। पहला ए में है व्यक्तित्व पर प्रभाव, बी में है प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव, सी है व्यक्तित्व पर प्रभाव और डी है मानसिक विकास पर प्रभाव। यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो इसका 7 का बी हो जाएगा प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। यानी प्रजाति की जो श्रेष्ठता है इसका जो प्रभाव है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 8 है, 8वां वातावरण के किस कारक के अंतर्गत प्राकृतिक और भौगोलिक परिस्थितियां आती हैं। ए में है आर्थिक कारक, बी में है सामाजिक कारक, सी है भौतिक कारक और डी है सांस्कृतिक कारक। वातावरण के किस कारक के अंतर्गत प्राकृतिक और भौगोलिक परिस्थितियां आती हैं, यानी आर्थिक कारक के अंतर्गत आती हैं या सामाजिक कारक के अंतर्गत आती हैं या भौतिक कारक के अंतर्गत आती हैं या सांस्कृतिक कारक के अंतर्गत आती हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा भौतिक कारक के अंतर्गत आती हैं, यानी सी इसका जो है सही जवाब होगा। फिर हम लोग आगे चलें। नौमा में है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ए में है शारीरिक विकास मानसिक विकास से पृथक है, बी में है बच्चों के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा होती है, सी में है वंशानुक्रम और वातावरण को एक दूसरे से पृथक किया जा सकता है और डी है वातावरण की भूमिका शारीरिक विकास में नहीं होती है। यानी इसमें कौन सा कथन सत्य है, इस सत्य कथन को पहचानना है। तो इसमें सत्य कथन है बच्चों के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा होती है। तो ये हमारा जो है जवाब 9वां का बी बिल्कुल सही है और शेष जो है वो यानी कथन सत्य नहीं है। इसको हम लोग भी याद कर लेंगे। फिर आगे चलते हैं 10वां और अंतिम सवाल। मानव के विकास से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ए में है आनुवांशिकता और वातावरण परस्पर संबंधित हैं, बी में है विकास की वर्तमान विचारधारा में प्रकृति
और पालन पोषण दोनों को महत्व दिया गया है। सी में है बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा होती है। और डी है बौद्धिक क्षमता के वंशानुक्रम जिम्मेवार नहीं होते हैं, यानी बौद्धिक क्षमता के जो वंशानुक्रम है वो जिम्मेवार नहीं होते हैं। तो 10वां का जो मतलब गलत वाक्य है वो आपका डी है, बौद्धिक क्षमता के वंशानुक्रम जिम्मेवार नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यही डी, क्योंकि हमको गलत उक्ति का ही चयन करना है। तो हम लोग डी में चिन्ह लगा लिए, इसको याद कर लेना है। तो इस तरह से आज हमारा आनुवंशिकता या वंशानुक्रम के गुणों का वातावरण पर जो पड़ने वाला प्रभाव है उस पाठ को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।